करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सेकंड रिवीजन क्लास ऑफ क्यूएम। आज हमारी नीयत तो कुछ यूँ है कि हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ गौर व फिक्र करेंगे, चैप्टर 11 और 12 करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि पिछली रिवीजन की क्लास चैप्टर 5-6 के हवाले से थी, फाइनेंशियल मैथ्स था, तो क्या आप लोगों के कोई इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ मेरे सामने रखें। राइट साइड से कोई आवाज़ आ रही थी। 6.49। ऑनलाइन वाले लोग जो हैं वो उधर ही रखिएगा कैमरा। 6.49 कुछ देर के लिए लैपटॉप में उठा के यहाँ ले आता हूँ। $6.49। एक बंदे को चाहिए 4 लाख एट द एंड ऑफ 5th ईयर। बताएं कितने पैसे वो इन्वेस्ट करे एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 साल। अगर इंटरेस्ट रेट 8% है और उसे जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड पे करनी है, 4 लाख चाहिए एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ओहो, टाइमलाइन सारी खराब हो गई। 4 लाख 5 साल बाद चाहिए, लेकिन जो पैसे जोड़ने हैं वो 3 साल तक जोड़ने हैं, तो 2 साल क्या होगा? वो पैसे बैंक में पड़े रहेंगे, उन पर बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं एक नक्शा बनाऊं तो कुछ यूं बनेगा कि अलिफ मद्दा जीम आज से 3 साल तक हमने करवाई एन्युटी और हमें चाहिए आज से 5 साल बाद इतने सारे पैसे, यानी कि 4 लाख रुपए। पहले तो पता लगाते हैं कि 3 लाख में कितना कोई पैसा हमने कमा लिया होगा। अमाउंट क्या थी? ओहो, अमाउंट भी नहीं पता, ये तो काम खराब हो गया। चलें एक्स रख के जो है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर वैल्यू अगर हमें चाहिए 4 लाख, तो वो 4 लाख मनी होगी इज इक्वल टू एक्स। एक्स कौन है? एक्स कैश फ्लो है। कितना है पता नहीं, इनटू 1 प्लस आर। आर क्या था सवाल में? 8% है। कहीं क्वार्टरली वगैरह का चक्कर तो कोई नहीं? कितने साल तक ये हम बैंक में रखवाएंगे हर साल? 3 साल। -1 डिवाइडेड बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय ये वाली फिगर जो कि बैंक में पड़ी होगी 3 साल बाद अगले 2 सालों के लिए, और आपको इंटरेस्ट कमा कमा के दे रही होगी, इंटू 1 प्लस आर। आर हमें पता है कितना है, 8% है। कितने सालों तक, यहां से ऑनवर्ड्स कितने साल तक ये पैसे लावारिस बैंक में पड़े रहेंगे? 2 साल। कैलकुलेटर से पूछें एक्स क्या होता है, मैंने आपको इक्वेशंस बना दी। आवाम से आवाज आई राइट साइड से, क्या आंसर आ गया? लेफ्ट हैंड वालों। जरूरी चीज क्या थी? ये टाइमलाइन बनाना और देखना कि चल क्या रहा है, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन थी। ओके जी, अगला कोई सवाल जिसमें परेशानी हो, नहीं तो फिर हम आगे चलें। वो वाले भाई जो पिछली वाली क्लास में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे वो नहीं है? चलें कोई नहीं, उन्हें ज़्यादा अच्छी समझ आ गई होगी पिछली क्लास में। चलें फिर आगे। कोई और सवाल चैप्टर 5-6 से? जी भाई। 6.51। एक साहब ने इन्वेस्ट किए 40,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 50,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द सेकेंड ईयर। ऐसा करें, टोटल वैल्यू ऑफ फंड्स बता दें एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगर इंटरेस्ट रेट 12% है। अभी पता लगा लेते हैं। 2 तरह की स्कीम है। 6.51। स्कीम नंबर 1, 40,000 इन्वेस्ट करना है एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर, फुल स्टॉप। अगली बात अगले सेंटेंस में पढ़ेंगे। 40,000 इंटू 1 प्लस आर। आर क्या चल रहा है आजकल? 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। मंथली है। 12 डिवाइडेड बाय 12 रेस टू पार। एक साल में कितने महीने होंगे फिर? 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.01।
ये मैं डायरेक्ट 0.01 12 को 12 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ। कहीं ये एन्युटी ड्यू तो नहीं है, कहीं महीने के शुरू में तो नहीं पैसे रखवाने? एंड पे है, तो फिर यही होगा। देखिए जरा एक साल के एंड पे इस 40,000 वाली स्कीम आपको कितने को पैसे कमा के देगी? 50,50,7300। हाँ जी, राइट हैंड साइड वालों, क्या यही है? आज से एक साल बाद आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे होंगे। अच्छा, एक और स्कीम भी है, 50,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द सेकेंड ईयर। ऐसा करें, सेकेंड ईयर के एंड पे कितने वैल्यू पैसे होंगे? 50,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कोई रेट शेट तो नहीं चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। 1 + 0.01 रेज टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01। देखिए दूसरी वाली स्कीम से कितने पैसे इकट्ठे होते हैं? 643,125 643,125। अब शायद हम जल्दी में होते तो इन दोनों को ऐड करते और कहते कि हमारा आंसर आ गया, लेकिन रुके, इसमें कुछ गलती हो जाएगी। क्या भला? ये पैसे आपके पास साल में 1 साल बाद इकट्ठे हुए हैं, ये पैसे आपके पास अकाउंट में 2 साल बाद इकट्ठे हुए हैं। 1 साल से 2 साल के दरमियान क्या हुआ होगा? ये वाली जो अमाउंट है या ये वाली जो अमाउंट है, इनमें से किसी एक पे 1 साल का इंटरेस्ट पड़ा होगा। कौन सी वाली पे भला? ऊपर वाली पे। ये 1 साल बाद का 1 साल का इस पे इंटरेस्ट लगा होगा इंटू 1.01 रेज़ टू पावर 12। पता लगाएं 1 साल दूसरे साल के एंड पे इसकी वैल्यू क्या है? हाँ, इंटू 1.01 रेज़ टू पावर 12। 571,638। दिस इज ए, दिस इज बी। ए प्लस बी शुड बी योर राइट आंसर, अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की तो। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। आ गया कोई सा ऑप्शन? वेरी नाइस। कोई और पुराना सवाल है कि आगे चलें? जो लोग बाद में आए हैं उनका चैप्टर 5-6 से कोई परेशानी, कॉन्सेप्चुअल या सवाल वाइज? चलें जी, हम फिर अपना आज का टारगेट स्टार्ट कर देते हैं। आज हमने बात करनी है प्रोबेबिलिटीज की। सॉरी, हाँ, आपके पास अली शाहिद है तो आप उससे क्यों पूछते हैं? सही। ओके जी, लेट्स स्टार्ट प्रोबेबिलिटीज। स्लाइड्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, ये बोर्ड है। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लाइफ बॉय खत्म करे 99.999% जर्म्स। यानी कि अगर टोटल आउटकम्स, अगर आपके हाथ पे 1 × 10⁻⁶ जर्म्स हैं तो 99.99% का मतलब है कि 1 मतलब ज्यादा मैंने मुश्किल एग्जांपल दे दी। अगर आपके हाथ में करोड़ों जर्म्स हैं तो उसमें से तकरीबन कुछ लाख जर्म्स के अलावा सारे मर जाएंगे। ये तो बड़ी मुश्किल सी कैलकुलेशन थी, लाखों करोड़ों की। आते हैं सिंपल की तरफ। क्रिकेट मैच हो रहा है, आपसे किसी ने शर्त लगाई कि अगर टॉस जीत गए तो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। कितने तरह के टोटल आउटकम्स हैं? 2। और आपको पिज़्ज़ा जीतने के लिए क्या चाहिए? हेड या टेल? सिक्के की कितनी साइड्स होती हैं जिस पे हेड लिखा हुआ होता है या बना होता है? एक ही साइड होती है। तो हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल तरीन फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और न्यूमरेटर में आपके पसंद की आउटकम। मतलब रेगुलर क्लास में मैंने ये फॉर्मूला इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखवाया था, अभी रिवीजन क्लास है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि
कि अवाम को कुछ ना कुछ याद होगा। मैं फिर भी शॉर्टकट ऑनलाइन वालों के लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट लिख देता हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी होती है टोटल आउटकम्स और आपकी पसंद का आउटकम। यहां ए स्टैंड्स फॉर आपकी पसंद। अच्छा, तो इतना सिंपल सवाल क्या आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे तरह के मसले होंगे। आइए मसलों की बात करते हैं। मसलों में पहला मसला है डिनोमिनेटर। बंदा डिनोमिनेटर में क्या लिखे वो कैलकुलेट करने के इतने सारे तरीके हैं। हमने क्या कुछ पढ़ा था रेगुलर क्लास में? हमने पढ़ा था काउंटिंग प्रिंसिपल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। बारी बारी इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे इजी था काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल उस तरह की जगहों पे यूज होता था जहां कुछ रिप्लेसमेंट हो रही होती थी। बल्कि चलो रिप्लेसमेंट की बात बाद में करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं। हमने क्लास में भी एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर एक बंदा किसी शोरूम में गया है, वहां उसे दो तरह की जो है वो गाड़ियां मिल सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिक या तो जो है वो पेट्रोल वाली। उसके बाद उसने कहा यार मुझे इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी दिखाओ। आगे से सेल्समैन ने कहा अच्छा आपको कौन सी रेंज वाली चाहिए, 100 किलोमीटर वाली या 200 किलोमीटर रेंज वाली इलेक्ट्रिक? उसने कहा यार 200 किलोमीटर वाली दिखा दो। उसने आगे से कहा पर्पल वाली चाहिए कि ब्लैक वाली? आवाम से आवाज आई ब्लैक वाली। मेरा फेवरेट कलर है और कोई इसे पर्सनली ला ले बहुत सालों से, अभी रिसेंटली नहीं हुआ। तो पॉइंट ये है कि टोटल कितने सारे तरह के आउटकम्स अवेलेबल थे। अगर हम लंबे रूट से एक फॉर्मूला बनाए कि भाई दो तरह के ऑप्शंस थे, या तो इलेक्ट्रिक हो या तो पेट्रोल हो, आगे फिर दो तरह के ऑप्शंस थे, या तो 100 किलोमीटर रेंज या 200 किलोमीटर रेंज, और आगे ब्लैक या पर्पल। अगर उंगलियों पे गिनने लग जाएं तो बड़ा टाइम लगेगा। हम रिवीजन क्लास में हम गिन कोई नहीं रहे, हम डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि हर स्टेप पे जितने तरह के ऑप्शंस हैं मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है। नेक्स्ट हमारे पास चीज थी परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ये कहती है कि अगर चीजों की अरेंजमेंट की बात हो रही हो कि एक तरह की चीजों को, एक से ज्यादा तरह की चीजों को कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, उसकी आसान तरीन एग्जांपल हमने देखी थी ए बी सी की। हमने इंतहाई मेहनत से ए बी सी जैसी मुश्किल चीजों को कितने तरीके से अरेंज किया था, याद है किसी को? 6 तरीकों से अरेंज किया था। काश हमारे पास कोई शॉर्टकट भी होता तो हमने उसका शॉर्टकट भी पढ़ा था कि जितने तरीके की चीजों को अरेंज करना हो उसके आगे आपके कैलकुलेटर पे एक बटन था जिसपे ये वाला साइन बना होता है, जिसे हम प्यार से बोलते हैं फैक्टोरियल। तो हमने पता था परम्यूटेशन का निकालने का तरीकेकार होता है n फैक्टोरियल। और यहां यह भी सोचना जरूरी है कि परम्यूटेशन होती कौन है? परम्यूटेशन होती है वो वाली अरेंजमेंट जहां ऑर्डर मैटर करता है। ये ऑर्डर मैटर करता है वाला सेंटेंस लोगों को जो है वो बड़ा तंग करता है, उसकी भी जो है थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। क्या मतलब ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं? दोबारा से बात करते हैं एबीसी की। एबीसी को अगर हम अरेंज करने पे उतर आए तो हमने जो 6 तरीके की अरेंजमेंट्स बनाई थी, एबीसी था, बी ए था, बी ए, तो ये सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स क्यों, अलग अलग आउटकम्स क्यों है? क्योंकि इनका ऑर्डर आगे पीछे हो गया। ए बी सी में भी वही 3 एक्टर्स हैं और सी बी ए में भी वही 3 एक्टर्स हैं, अगर आगे पीछे होने से सारी कहानी बदल गई। मैंने परम्यूटेशन कह रही है। तो ऑर्डर मैटर अगर करता है तो परम्यूटेशन, और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन की कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, फिर जो है वो कॉम्बिनेशन की तरफ आएंगे। परम्यूटेशन का भी सवाल सीधा थोड़ी आएगा, उसमें कुछ मसले भी हो सकते हैं। मसला नंबर 1, लाइक फॉर एग्जांपल ए बी बी अरेंज करूं वाला बी, ए और दूसरा वाला बी और वाला मैटर करे तो बी, इसका कोई शॉर्टकट होता था जहां आइडेंटिकल आइटम जो हमने कहा था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। और x फैक्टोरियल का क्या मतलब है? वो वाली चीजें जो एक से ज्यादा दफा आ रही हैं। इससे मिलता जुलता मैं एक बड़ा मजे का सवाल देखा था अपने एक जस्ट क्यूएम वाले ग्रुप में। किसी ने सवाल शेयर किया था, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी कैन बी अरेंज्ड?
ये अमेरिका में कोई दरिया का नाम है, सुनने में आया है। न्यूमरेटर में लिखे इतने सारे कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गिन ले कितने, वाकई 11 है। न्यूमरेटर में हमने लिखा 11, डिनोमिनेटर में क्या चीजें, मेरा दिल कहता है रिपीटेड। कौन कौन रिपीटेड है? एम कितनी दफा आ रहा है? एम कितना है? फिर आई कितनी दफा? 4 दफा। आपस की बात है, मुझे मिसिसिपी की स्पेलिंग कोई नहीं आती, जो दिल मैंने लिख दिया। आई 4 दफा है, 4 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई बाय एस कितनी दफा है? मल्टीप्लाई बाय कुछ रह तो नहीं गया? पी कितनी दफा है? पता लगाए मिसिसिपी को हम कितने तरीके से जो है वो अरे बहुत ज्यादा सारी दफा, 34,000 दफा, 30,000 तरह। तो ये तो नंबर 1, चीजें एक से ज्यादा दफा। एक मिनट, कैमरे वाले भाई ने कुछ कहा जी। माइक अब बेहतर है? हेलो, निकाल के कुछ करें। ओके, दोबारा लगाइए तब, दोबारा निकालिए। अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या अब मेरी आवाज आ रही है? जबरदस्त। ओके, सारे डिवाइडेड आ रही थी, उसे हमने एक से ज्यादा दफा फैक्टोरियल दिया, तो हम आगे दूसरी है हमने मिसिसिपी को अरेंज करना, बल्कि नहीं इसमें रिपीट ना हो। अरेंज करें, लेकिन कोई 3 डिजिट्स को कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आसान वाले फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं, वैसे तो उसके कैलकुलेटर देखें कहीं लिखा होगा स्मॉल एन कैपिटल पी आर या स्मॉल एन कैपिटल एक्स। एन कौन है और आर कौन है? एन है टोटल डिजिट्स, यहां डिजिट कहना चाहिए, अल्फा डिजिट्स तो नंबरों में होते हैं। 5 परम्यूटेशन, कितनी चीजों को अरेंज करना है? 3। P3 करके तो से जो है वो कॉम्प्लेक्स परम्यूटेशन में कोई नहीं वाली। ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर एक छोटी सी ब्रेक। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमने जो है वो ब्रेक ली थी, हम फिर वापस आ गए। तो बात चल रही थी कॉम्बिनेशंस की, इससे पहले कि ब्रेक हो गई थी हम परम्यूटेशंस की बात उससे पहले कर रहे थे। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में फर्क ये होता है कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एबीसी की ही बात करें तो कॉम्बिनेशन के केस में ए बी सी, सी बी ए और सी ए बी सारी सेम चीजें हैं। आप लोग एग्री करते हैं ना कि आपने बात पहले कभी सुनी है सी ए बी और ए बी सी और ये सारी सेम चीजें होती हैं? बिल्कुल ठीक है। तो अगर सीधी कैलकुलेशन की जाए कि कॉम्बिनेशन के केस में 3 डिजिट्स को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। दिल की तसल्ली नहीं हो रही थी, बेशक कैलकुलेट करके देख लें 5C5 क्या होता है? 1। 10C10 करके देख लें, 1C1 करके देख लें, 2C2 करके देख लें, आंसर हमेशा 1 आएगा। तो फिर कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी? कॉम्प्लिकेशन ये आएगी कि आपसे कहा जाएगा कि इनमें से मल्टीपल चीजों में से लिमिटेड चीजों को सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाएगा ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे डिजिट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 डिजिट्स हैं, 6 अल्फाबेट्स हैं, इनमें से कोई से 3 को अरेंज कर दो। तो अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे भला क्या? एन सी आर या एन सी एक्स, तो आंसर 1 नहीं आएगा, 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, कंफर्म बात है, चेक कर ले बेशक। अब हमने कहा 20 आता है, 20 ही आता होगा।
तो ये तो था कॉम्बिनेशन। हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के तकरीबन हर तरह की टेक्निक की बात की, काउंटिंग प्रिंसिपल भी, परम्यूटेशन भी, कॉम्बिनेशन भी। किसी कोने में कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब बात करते हैं चैप्टर 11 के सबसे इंपॉर्टेंट तरीन एरियाज की। हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखना है उसके ऊपर तो गौर फिक्र की। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ करना क्या है, प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो एक अलग साइंस है। लेकिन कुछ मैथ्स और कुछ स्टैट्स और कुछ BWCS को यूज करते हुए हम इसके फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश करेंगे। अभी पता लग जाएगा मैंने BWCS क्यों बोला है। आमतौर पे चैप्टर 11 के सवाल होते हैं या यूनियन के, या इंटरसेक्शन के, या कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट के। यूनियन के सवालों की दो टाइप्स, इंटरसेक्शन के सवालों की दो टाइप्स, और बेचारा कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट होता है। इससे पहले कि हम टाइप्स की बात करें, कुछ डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो डेफिनेशंस की बात हम करते हैं। म्यूचुअल एंड नॉन म्यूचुअल। कौन होता है म्यूचुअल नॉन म्यूचुअल? वो वाले इवेंट्स जो कि एक साथ अक्कर नहीं हो सकते, उन्हें हम प्यार से बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसकी आसान तरीन एग्जांपल ये हो सकती है कि या तो आज सैटरडे है या तो आज संडे है। तो या तो आज सैटरडे या तो आज संडे, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। रात 12 बजे के बाद संडे स्टार्ट हो जाएगा, अभी फिलहाल जो है वो सैटरडे चल रहा है। तो ये दो इवेंट्स हर तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वर्ड मतलब ही क्या होता है? एक्सक्लूसिव, या तो ये एक्सक्लूसिव या तो वो एक्सक्लूसिव। ऐसे इवेंट्स जो एक साथ अक्कर हो सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसकी एग्जांपल हो सकती है कि या तो आज सैटरडे है या तो आज QM की सेकंड रिवीजन क्लास है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजें ही हों? ना सिर्फ दो ऐसा हो सकता है बल्कि ऐसा हो रहा है। तो म्यूचुअल नॉन म्यूचुअल की दरमियान अगर आपको क्लैरिफिकेशन हो गई है तो आपने देखना है कि जो यूनियन का सवाल है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन उससे पहले की साइंस तो है कि पहचानना कि यूनियन का सवाल है भी कि नहीं। तो यूनियन के सवाल में इंग्लिश में हम बात करते हैं आइदर दिस इवेंट और दैट इवेंट, और इंग्लिश वाला। उर्दू में हम उसका जब तर्जुमा करेंगे तो क्या कहेगा? सवाल कहेगा या ए इवेंट या वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता दो, या आज सैटरडे है या आज QM की क्लास है, ये अलिफ या। तो जब इस तरह का कोई सवाल मिले तो अपने आप से पूछें कि क्या ये इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर इवेंट्स आपस में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकले तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, या उसे A इंटरसेक्शन B भी कह सकते हैं। जबकि अगर चीजें आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, बस माइनस करने की जरूरत ही कुछ नहीं। कॉमन सेंस से पूछें माइनस करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों इवेंट्स एक साथ अकर हों। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इसे सॉल्व भी कर ले मैथमेटिकली कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि या तो आज सैटरडे है या तो आज संडे है। अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, टोटल आउटकम्स कितने हफ्ते में कितने तरह के दिन होते हैं? कितने तरह के दिन हैं जिनका नाम सैटरडे होता है? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, और कितने दिन ऐसे होते हैं जो संडे होते हैं। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि या तो आज सैटरडे हो या तो आज संडे हो, आंसर आ जाएगा 2/7। कोई डिसएग्री करना चाहे? अच्छा, लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आज सैटरडे है प्लस इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आज QM की क्लास है। हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, QM की क्लास हफ्ते में कितने दिन होती है? अवाम परेशानी में पड़ गई होंगे, वैसे तो 5 दिन होती है, लेकिन कभी कभार ये लोग मुझे जो है वो सैटरडे वाले दिन भी जो है वो पुकारते हैं, तो मैं चला आ जाता हूं। तो यहां इस एग्जांपल के लिए पे 6 यूज कर लें, 6/7 माइनस
इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सैटरडे भी हो और क्यूएम की क्लास भी हो, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? लेकिन ऐसे कितने दिन होते हैं कि सैटरडे भी होता है और क्यूएम की क्लास भी होती है? सिर्फ एक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 6 + 1 7, 7 - 1 6, 6/7। हमने किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाली? या तो आज क्यूएम की क्लास हो या तो आज सैटरडे हो। तो चूंकि ये इवेंट्स आपस में नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो हमने कुछ इस किस्म का काम किया। अगर ये इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, अगर मैं साफ इनकार कर देता कि जैसे मर्जी हालातों में सैटरडे को क्लास कोई नहीं करानी, तो फिर माइनस कुछ ना होता यहाँ से, और यहाँ 6 के बजाय हम 5 लिख रहे होते। बस यार आप लोगों की मोहब्बत में मैं खिंचा चलाता हूँ सबके सामने, अब कैमरे के सामने तो यही बोलूंगा ना। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास यूनियन वाले सवाल। आप लोगों को किससे? यार करेक्टर के साथ साथ मैंने किस किस चीज पे लोगों ने शक उठा दिया। अस्तगफुरुल्लाह यार, ये पार्ट कट करना पड़ेगा वीडियो से। अच्छा जी, अगला हमारे पास है इंटरसेक्शन के सवाल। इंटरसेक्शन के सवाल करने से पहले भी आपने अपने आप से सवाल पूछने हैं कि क्या आपको दो डेफिनेशंस आती हैं, और वो डेफिनेशंस आपस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स जिसमें एक इवेंट के हो जाने से अगले इवेंट के हो जाने पे कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, एक कड़वी किस्म की एग्जाम्पल दे दूं? नहीं, फर्क है, इजी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ज्यादा कड़वी हो जाएगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई पहली अटेम्प्ट में क्यूएम पास नहीं करता, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो दूसरी अटेम्प्ट में भी क्यूएम पास नहीं करता, क्या पहली दफा फेल हो जाने से उसके दोबारा फेल हो जाने के चांसेस पे कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें, कॉइन है, 2 दफा टॉस करें, 3 दफा टॉस करें, 200 दफा टॉस करें, हर दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 ही होगी, 50% ही होगी। तो जो इवेंट जिनके हो जाने से दूसरे इवेंट पे आउटकम पे कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें हम प्यार से बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डाइस हो गया, जो है वो कॉइन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। जबकि डिपेंडेंट इवेंट्स वो कि एक इवेंट के हो जाने से आगे हर तरह की इवेंट पे असर पड़ा। इसकी कॉमन तरीन एग्जांपल है कार्ड्स। आप किसी से कहते हैं डेक में से 3 कार्ड्स उठा लो, तो एक कार्ड के सेलेक्ट हो जाने से पीछे रह जाने वाले 51 कार्ड सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। एक और इसकी कॉमन एग्जांपल है बारिश, कि अगर जो है वो सर पे बादल आए हुए हैं बहुत सारे और आज बारिश नहीं हुई, तो बहुत ज्यादा चांस है इस बात का कि कल बारिश हो जाएगी, और अगर आज बारिश होगी तो इस बात का बहुत कम चांस है कि कल बारिश होगी। तो जहां एक इवेंट की दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपस में अटैच्ड होती है, एक के होने से दूसरे होने पे फर्क पड़ता है, उन्हें हम बोल देते हैं डिपेंडेंट। हमने कहा कि इंटरसेक्शन का सवाल है, क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। लेकिन हमें तो फिलहाल ये नहीं पता इंटरसेक्शन का सवाल कैसे होता है। तो इंग्लिश और उर्दू की बात करते हैं। इंग्लिश में वो क्या बोलेगा आपसे? ये इवेंट हो एंड दैट इवेंट हो, या ये इवेंट और वो इवेंट इन सक्सेशन हो, दोनों साथ साथ हो। उर्दू की बात करें तो हम कहते हैं ये वाला इवेंट हो और वो वाला इवेंट भी हो। बे है दो चश्मे छोटी है। और क्या हो सकता है? ये वाला इवेंट हो और वो वाला इवेंट भी हो। अलिफ वाव रे और तो जब इंटरसेक्शन का सवाल आपने पहचान या फिर अपने आप से सवाल पूछे, क्या ये इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट? अगर इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है फिर तो इस फॉर्मूला इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर वो इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट निकले तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। चूंकि हम रेगुलर क्लास में नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जो है वो थोड़ी देर बाद जाके जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी आफ्टर ए देखेंगे, तो साथ ही इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। कार्ड्स की बात करते हैं। 52 डेक्स का कार्ड है, कार्ड्स का डेक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दे कि मैं एक साथ 2 कार्ड्स उठाऊंगा और दोनों के ऊपर हार्ट्स बने होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ये है कि टोटल 52 कार्ड्स थे, हार्ट्स कितने के ऊपर बने होते हैं? आर यू श्योर?
आर यू श्योर? यार वो वाले कार्ड जिसके ऊपर इस तरह का कुछ बना होता है 13 होते हैं, मैं मिटाई देता हूं। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय। अब आपने जो एक कार्ड उठा के मुझे दे दिया, उस एक कार्ड के निकल जाने से पीछे रह जाने वाले हर कार्ड जो है वो डिस्टर्ब हो गया। पीछे कितने कार्ड रह गए? और मेरे पसंद के कार्ड कितने रह गए? आपके पसंद के कार्ड कितने रह गए? मैं तो सीधा साधा बंदा हूं। इससे आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी से कहते हैं और डिपेंडेंट वाले सवाल भी से कहते हैं, कोई परेशानी वाली बात। और ये बेचारा सी जो अब अकेला अकेला रह गया, सी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसी चीज के ना होने की आउटकम, जो कि बहुत इजी होती है। कोई आपसे कहे किसी चीज के होने की आउटकम 30% है, तो आप उस चीज के होने की आउटकम को 1 में से माइनस कर देंगे, जो पीछे आपके पास जो चीज रह जाएगी दैट विल बी उस चीज के ना होने की आउटकम। फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, ये अपने दिल में उतार लें, दिमाग में उतार लें, उससे भी गुजारा हो जाएगा। चैप्टर 11 हो गया। अब बात करते हैं चैप्टर 12 की। चैप्टर 11 का थोड़ा सा बड़ा भाई, वही कॉन्सेप्ट लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर ने आपको बताई दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? क्या मैं दिल पे पत्थर रख के सब कुछ मिटा सकता हूं? अभी दिल नहीं चाह रहा, थोड़ी सी जगह जो है वो इधर से यूटिलाइज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मैंने कहा कि किसी दिन जो है वो क्लास में 0 से लेके 50 लोग आए, या 50 से 100 लोग आए, या 100 से 150 लोग आए। इस बात के होने की चांसेस जो हैं वो 33% है, इस बात के होने के चांसेस 33% है, उस बात के होने के चांसेस भी 33% है। इस पे ना जाइएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस टेबल पे गौर करें। इस टेबल में एक रेंज है, 0 से लेके 50 तक कुछ भी हो सकता है। चलें चेंज कर लेते हैं, हम बात करते हैं एज की। 0 से 50 साल का बंदा, 50 से 100 साल का बंदा, 100 से 1.5 साल का बंदा, ये बहुत बड़ी रेंज है। इस 0 से लेके 50 में 1 साल का बच्चा भी हो सकता है, 1 साल 6 महीने का बच्चा भी हो सकता है, 1 साल 6 महीने और 12 दिन का बच्चा भी हो सकता है। तो जो इस तरह की रेंजेस होती हैं जिसमें बड़ा कुछ होता है, जितना जूम करते चले जाओ उतनी डिटेल होती जाएगी। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस को हम प्यार से बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। और जहां इस तरह की बात हो रही हो कि मेरा दिल चाह रहा है मैं एक कॉइन को टॉस करूं, मैंने जो है वो हेड जो है वो आने के चांसेस 50% है, टेल आने के चांसेस 50% है। ज्यादा आसान एग्जांपल होगी, इसे मुश्किल करते हैं। डाइस रोल करने का दिल चाह रहा है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अगर मैं 100 दफा एक्सपेरिमेंट करूं तो कॉमन सेंस क्या कहती है, 100 में से 1/6 टाइम्स 1 आएगा, 1/6 टाइम्स 2 आएगा, 1/6 टाइम्स 1/6, 1/6 और 1/6। क्या ख्याल है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की निशानी होती है, इन सारों को ऐड करो तो हमेशा आंसर 100% आएगा। जरा दिल की तसल्ली करके देखें, वाकई आता है, जाहिर सी बात आएगा। 16.67 मल्टीप्लाई बाय 6 करके देख लें शॉर्टकट के तौर पे। ये जी 34 होगा तो 99 को प्यार से हम 100 कह देते होते हैं। तो बात में ये कर रहा था कि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ रेंज कोई नहीं है, या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। डाइस पे कभी भी 5.25 या 4.25 नहीं आ सकता। तो ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस की, अभी कुछ ही देर बाद इसके ऊपर दोबारा वापस आएंगे, लेकिन ये आपने माइंड में रखना है कि कौन सी वाली डिस्क्रीट है, कौन सी वाली कॉन्टिन्यूअस है। हमने डिस्क्रीट में 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़नी है और कॉन्टिन्यूअस में एक पढ़नी है जो इन सब पे भारी होगी। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास 3 तरह की हैं। पहला तो हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मिनट पूरा वर्ड लिख देता हूं, उसका कोई दूसरा मतलब ना ले। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 तरह की कंडीशंस पूरी होनी चाहिए।
नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी फिक्स्ड, कि आपको पता हो कि आपने एक्सपेरिमेंट कितनी दफा करना है। ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, के एक इवेंट के हो जाने से दूसरे इवेंट पे कोई असर ना पड़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर नोन हो, कि आपके पसंद की चीज के आने के कितने परसेंट चांस है और आपकी पसंद की चीज ना आने के कितने परसेंट चांस है, और सिर्फ दो ही तरह के आउटकम्स हो, आपकी पसंद की चीज हो या ना हो। ये जो मैंने जबानी बात की है आपकी बुक्स पे जो है वो खुले मतलब स्टार्ट पे जो है वो यूनिट के लिखी भी होगी। तो जहां ये चार कंडीशंस पूरी हो जाए हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? NCR small r into probability raised to power x into q raised to power x minus n। आइए इसका जल्दी से एक सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं। मेरा दिल किया कि मैं n माइनस एक्स ऑपोजिट हो गया n माइनस एक्स, दिल किया कि हम जो है वो 10 दफा डाइस रोल करें। मुझे पता लग गया मैंने एक्सपेरिमेंट कितनी दफा करना है, 10 दफा। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि आपका दिल कितनी दफा चाहता है कि वो इवेंट हो। उस 10 में से अगर 3 दफा x आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। x इज 3। और क्या चाहिए मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए? p और q। 6 आने के चांसेस क्या हैं और 6 ना आने के चांसेस क्या हैं? तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे 10 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पसंद के इवेंट के चांसेस रेस टू पावर, ये वाली चीज हमेशा इसके रेस टू पावर में जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5/6, दिस माइनस दिस हमेशा इसकी रेस टू पावर में जाएगा। कैलकुलेटर से पूछें कोई परसेंटेज आती है कि कुछ और ही आता है? अगर हमने कोई गड़बड़ नहीं की तो आंसर परसेंटेजेस में आएगा। तकरीबन कोई ना कोई आंसर आ गया। ये तो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इंतहाई सीधा सवाल। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मसले क्या पेश आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, x 3 से ज्यादा दफा 6 आया तो मैं खुश होऊंगा। 3 से ज्यादा दफा 6 आया यानी कि इसका सीधा तरीका होगा कि आप मल्टीपल कैलकुलेशंस करेंगे। x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी, फिर x इक्वल टू 5 की, फिर x इक्वल टू 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की। 7 कैलकुलेशंस करेंगे, उन सारों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। काश इसका कोई शॉर्टकट होता। शॉर्टकट ये है कि जो चीज आपको नहीं चाहिए वो कैलकुलेट करके उसे 1 में से माइनस कर लें। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि 4 कम से कम जो है वो 4 दफा x आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैं क्या नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता कि 0 दफा x है या 1 दफा या 2 दफा या 3 दफा। ये सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड करें और कैलकुलेट करें, उन्हें ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। सवाल कहे कि खबरदार जो 3 से ज्यादा दफा 6 आया तो हमें चाहिए क्या? या तो 0 की प्रोबेबिलिटी, या तो 1 की प्रोबेबिलिटी, या 2 की प्रोबेबिलिटी, या 3 की प्रोबेबिलिटी। मल्टीपल कैलकुलेशंस करके इन्हें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सीधा भी मैंने आपको करवा दिया और उसमें जो कॉम्प्लिकेशन थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन और नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों का फेवरेट फॉर्मूला। हाइपरज्योमेट्रिक बाइनोमियल का वो वाला कजन जहां चीजें आपस में इंडिपेंडेंट नहीं रहती, चीजें आपस में डिपेंडेंट हो जाती हैं। उसका फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन क्या था? के कॉम्बिनेशन x मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N माइनस के कॉम्बिनेशन स्मॉल n माइनस x डिवाइडेड बाय कैपिटल N कॉम्बिनेशन स्मॉल n। अब बंदा पूछे कैपिटल N कौन है, स्मॉल n कौन है, x कौन है और k कौन है? ये चार चीजें आइडेंटिफाई करना ही साइंस है, बाकी तो इजी है।
तो कहाँ यूज होगा ये? इंडिपेंडेंट वाले में ज्यादातर ये यूज होता है, उसमें कार्ड्स वगैरह के सवालों में। तो अगर वही वाला सवाल मैं कंटिन्यू करूं कि डेक है, डेक में 52 कार्ड्स है, मैंने कोई से 5 कार्ड्स उठाने हैं और मेरा दिल कह रहा है कि काश इन 5 में से 4 हार्ट्स वाले हो। आइडेंटिफाई करना है के एन, स्मॉल एन और एक्स कौन कौन है। कैपिटल एन सबसे इजी होता है, टोटल आबादी। डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। नेक्स्ट स्मॉल एन, कितना का सैंपल लेना है, मेरा दिल कर रहा है उसमें से 5 कार्ड्स उठाने, स्मॉल एन 5 हो गया। देन मेरा दिल कह रहा है कि अगर उन 5 में से 4 के ऊपर हार्ट्स हो तो बड़ा अच्छा हो। एक्स जो कि बाइनोमियल में होता था, जितनी दफा आपके पसंद का आउटकम आना चाहिए वो हो गया आपका एक्स। के एक यूनिक चीज है, के है टोटल आबादी में से कितने लोग आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरते हैं। तो टोटल आबादी में से कितने कार्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हार्ट्स हैं? कैपिटल एन आ गया, स्मॉल एन आ गया, के आ गया, एक्स आ गया। हमने काफी कुछ कवर करना है तो इसे जो है वो कैलकुलेट आप बाद में कर लीजिएगा। फिलहाल जो है वो इस चीजों पे बस फोकस करना है। मुझे बताएं इसकी आइडेंटिफिकेशन में कोई मसला तो नहीं है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक डब्बे में 15 ब्लैक और 15 व्हाइट पेन थे, मुझे जल्दी से चारों चीजें लिखवा। अच्छा, मैंने उसमें से कोई से 5 उठाने और मेरा दिल कहता है कि अगर 2 भी ब्लैक निकल आए तो गुजारा हो जाएगा। मुझे बताएं कैपिटल एन कितना होगा, स्मॉल एन कितने उठाने, कितने अगर उसमें अपने पसंद के कलर के हो तो गुजारा हो जाएगा, और टोटल आबादी में से कितने हैं जो हमारी तवक्कुआ पे पूरा उतरते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहां इस तरह की बात हो रही होती है कि आमतौर पे ऐसा हुआ करता होता है। और सवाल देखते ही आप पहचान जाएंगे पॉइसन का सवाल है, बड़ी इजी सवाल होते हैं। तो पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। पॉइसन में 2 तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। पहले हमने बात की फॉर्मूले की। फॉर्मूला हमारे पास लिखने की जगह है यहां। पॉइसन का फॉर्मूला हमारे पास आया यूलर्स नंबर रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। बंदा पूछे लैम्डा कौन है? ये लैम्डा वो एवरेज है जिस एवरेज से वो इवेंट जो कि आमतौर पे हुआ करता होता है वो हुआ करेगा, जिस हम प्यार से एवरेज भी बोल सकते हैं। सिंपल अगर बात करें, मैं आपसे कहूं कि आमतौर पे क्लास में 150 बंदे आया करते होते हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि क्लास में 160 लोग आएंगे। यार एक मिनट, रमजान में जिस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। मतलब कोई और टीचर कह रहा होगा इस तरह, सरसामा कह रहे होंगे। चुप करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मतलब आमतौर पे उनकी कैफी क्लासेस में आते होंगे ना। पीआरसी में तो अवाम ही जो है वो थोड़ी आती है। पीआरसी की अवाम तो डिजिटल लोग हैं, वो तो ऑनलाइन पढ़ते होते हैं। क्लास में कौन आता है? अभी देखो जो है वो 2000 लोग देख रहे होंगे वाली वीडियो। अच्छा जी, हम आते हैं वापस फॉर्मूले की तरफ। ये तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला था, हमने वैल्यूज पुट की, कोई ना कोई परसेंटेज में आंसर आ गया होगा। बात करते हैं डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशन 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो वही जो कि बाइनोमियल में थी कि एटलीस्ट या एट मोस्ट का सवाल आ जाए, तो यहां इंस्टेड ऑफ के हम बाइनोमियल की तरह लंबे रूट से सवाल सॉल्व करें, एक बड़ी काम की चीज है जिसका नाम है क्यूमुलेटिव पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स मिलेंगे उनमें से एक टेबल होगा, प्लीज कंफ्यूज ना हो जाइएगा। 2 टेबल्स हैं जिनके ऊपर पॉइसन लिखा होगा। सिंपल वाला पॉइसन टेबल आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन क्यूमुलेटिव वाला आपके बहुत सारे काम का है। क्यूमुलेटिव पॉइसन टेबल आपको बताएगा एटलीस्ट या एट मोस्ट वाले सवालों का इशू। अगर सवाल आ जाता है कि लैम्डा है 6, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि एटलीस्ट 10 दफा ये इवेंट हुआ करेगा। एटलीस्ट 10 लिख देता हूं, एटलीस्ट 10, और लैम्डा है 5। तो आपने क्यूमुलेटिव वाला टेबल देखना है। क्यूमुलेटिव टेबल में लैम्डा इज इक्वल टू 5 वाली रो में आपने x देखना है। दोबारा कह रहा हूं, क्यूमुलेटिव वाले टेबल में देखना है, सिंपल वाले में ना देख लीजिएगा। एटलीस्ट 10 का मतलब क्या होता है?
अगर 10 हो तो गुजारा हो जाएगा, 11 हो, 10 की प्रोबेबिलिटी प्लस 11 की प्रोबेबिलिटी प्लस 12 की प्रोबेबिलिटी डॉट 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 इन्फिनिटी। आपने देखना है x इज इक्वल टू 9। यहां जो फिगर लिखी होगी ये होगी एट मोस्ट 9 की प्रोबेबिलिटी। लिख देता हूं। तो हमें एटलीस्ट चाहिए, हमें एटमोस्ट तो नहीं चाहिए। तो एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। आपके पास एटमोस्ट 9 की प्रोबेबिलिटी आ गई, उससे 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास एटलीस्ट 10 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर सवाल कहता है कि एटमोस्ट 10 की प्रोबेबिलिटी बता दो, फिर तो डायरेक्ट कम्युनिटिव हमारे काम आ जाएगा। तो एटलीस्ट के सवालों में से एक n पीछे जाके 1 में से माइनस करना है। अगर सवाल कह रहा है कि एटलीस्ट 11 हो तो x इज इक्वल टू 10 देख लीजिएगा और उसे 1 में से माइनस कर दीजिएगा। कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 थोड़ी सी मुश्किल थी, मैंने आपको बता दी। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 आसान है, लेकिन उसके लिए आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग खुली होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन इंतहाई इजी है, लेकिन लोग फील ही नहीं उसे करते और वो सवाल जो है वो आके गलत कर देती है। सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। आमतौर पे एक हफ्ते में लैम्डा जो है वो 10 है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि 2 हफ्तों में इवेंट 20 दफा होगा। ये आपके पास आ गया x, ये आपके पास आ गया लैम्डा। सवाल में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि लैम्डा आपको गिवन है 1 हफ्ते का, आपसे x पूछा जा रहा है 2 हफ्तों का, काम खराब है। स्टेप 1 देखें इस टाइम और इस टाइम का आपस में रिश्ता क्या है। मल्टीप्लाई बाय 2 का जो इनके दरमियान आपस में रिश्ता है वही हरकत आपने करनी है लैम्डा के साथ। लैम्डा क्या हो जाएगा 20। चलें, आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया, ऐसे उल्टा कर लेते हैं। लैम्डा है 1 वीक। मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि जस्ट एक दिन में 20 सेल्स होंगी। सिर्फ लैम्डा मुझे एडजस्ट कर दें। सही कह रहे, हफ्ते में 7 दिन नहीं होते, तो सही कह रहे होंगे। क्या रिश्ता है 1 वीक और 7 डेज का? 1 वीक को डिवाइडेड बाय 7 करो तो 1 दिन निकल आता है। तो इस लैम्डे को डिवाइडेड बाय 7 करो तो आपके पास 1 दिन का लैम्डा निकल आएगा। आगे काम बिल्कुल सीधा है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस 2 थी, एक एटलीस्ट एटमोस्ट वाली वो मैंने आपको बता दी, एक थी ये लैम्डा एडजस्ट करने वाली, वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद है चैप्टर 12 का इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक, वो वाला टॉपिक जिसके लिए एक और मैंने अपना सैटरडे आप लोगों के लिए, आप लोगों से मुराद जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुर्बान किया था और हमने 1.5 घंटा लगा के वो टॉपिक पढ़ा था। लेट्स सी क्या हम टॉपिक 10 मिनट में कर सकते हैं कि नहीं। करने को तो 2 मिनट में हो जाए, लेकिन आपको समझ भी तो आनी चाहिए। अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 7 ने भी आपको एक हिंट दी थी कि एक इंतहाई खूबसूरत चीज होती है जिसका नाम होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी कुछ इस तरह की डायग्राम होती है। इसके बिल्कुल मिड में एक जगह होती है जिसे हम प्यार से कहते हैं मीन, मीडियन और मोड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन, मीडियन, मोड सेम चीज हुआ करेंगे। सवाल में आपको मीन गिवन होगा, आपको कोई एक एक्स भी बताया जाएगा कि अगर किसी चीज का मीन है 15 तो ऐसा करें 15 से लेके 16 तक की प्रोबेबिलिटी बता दें, ऐसा करें 16 से आगे की प्रोबेबिलिटी बता दें, ऐसा करें 16 से कम की प्रोबेबिलिटी बता दें। नॉर्मल में जो रेगुलर सवाल आते हैं उसकी मेन 3 टाइप्स होती हैं, ग्रेटर देन वाला सवाल, स्मॉलर देन वाला सवाल और मीन से लेके उस वाले एक्स का सवाल। सिर्फ अगर आपको याद हो जाए कि कौन से सवाल का कोड कौन सा है तो समझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टॉपिक जिससे अवाम डरती है, वो आपको 1% भी डरा नहीं पाएगा। याद रखने वाली बातों के लिए काश मेरे पास 3 तरह के मार्कर होते। ओह यस, तीन तरह की मैं रंग बिरंगी डायग्राम्स बनाने की कोशिश करता हूं, बल्कि एक ही डायग्राम को 3 तरीके से कलर करते हैं। ये डाटा है,
डेटा के मीन में बीच में मीन है 30। सवाल एक तरह का तो आ सकता है, ऐसा करो 30 से लेके 40 तक की आउटकम बता दो, या 20 से लेके 30 तक की आउटकम बता दो। उसका मैं लिख भी देता हूं 20 to 30 या 30 to 40। इससे मैं हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से। इससे हम प्यार से बोलेंगे क्यू। याद कर लें से इसका नाम है क्यू। दूसरी तरह का सवाल आपसे आ सकता है, ऐसा करो 40 से ज्यादा तक की प्रोबेबिलिटी बता दो, या 20 से कम की प्रोबेबिलिटी बता दो। जो एरिया में ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूं, जिसका इंग्लिश में नाम होगा भला क्या, ग्रेटर देन 40 या स्मॉलर देन 20। इसका नाम ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूं आर। और एक तीसरे तरह का सवाल आपसे कहे, ऐसा करो 40 से कम की आउटकम बता दो, या 20 से ज्यादा की आउटकम बता दो। ग्रेटर देन 40 और स्मॉलर देन 20। ब्लू कलर से मैं लिख रहा हूं पी। अगर आपको पहचानना आ गया पी, क्यू और आर, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो मसला ही कोई नहीं। मैंने उल्टा कर दिया, चले कोई नहीं, साइंस की बात में स्मॉलर देन ग्रेटर देन कर लें। ठीक है सर, सही तारीख गवार है, इनने मेरे स्मॉलर ग्रेटर देन पे भी शक हो रहा है। यार याद रखने का क्या तरीका होता है, जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह हो वो ग्रेटर होती है साइड, तो मगरमच्छ का मुंह 20 की तरफ है। हम क्या पढ़ेंगे, 20 इज ग्रेटर देन x, यानी कि x इज स्मॉलर देन 20। तो मैं भी ये कह रहा हूं। अच्छा जी, पी, क्यू और आर के ऊपर हमने गौर फिक्र की और अब बोर्ड में भर चुका हूं। अब मुझे जो है वो अपने इन यूनियन इंटरसेक्शन से जो है वो कुछ देर के लिए किनारा कशी करनी पड़ेगी। अब ये तो हमने पी क्यू आर की बात की। नेक्स्ट हमें चाहिए फॉर्मूला, और नेक्स्ट हमें चाहिए कैलकुलेटर की कुछ ट्रिक्स। फॉर्मूला तो इजी है। फॉर्मूला कहता है z वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। x कौन है, जो सवाल में आपको ये फिगर दी गई है 20 या 40। चले 40 यूज कर लेते हैं, बल्कि नहीं 20 यूज करते हैं, उससे हमारा एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। चलो स्टैंडर्ड डिवीजन में अज्यूम कर लेता हूं 20। मुझे बताएं ये क्या होता है, माइनस 0.5 नहीं। तरीकेकार नंबर 1, आपके पास पेपर में टेबल होगा जिसका नाम होगा z वैल्यू। उस z वैल्यू वाले टेबल में जाके देखें 0.5 के आगे क्या लिखा है। बल्कि मैं तो कहता हूं अभी देख लें, इसी बहाने दिल की तसल्ली भी हो जाएगी कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। जी टेबल के मुताबिक प्रोबेबिलिटी है 0.5 देखना है। हाँ यार मुझे 19 तो नजर आ रहा है, आप सी वैल्यू का टेबल ही देखिए ना। 19.15 है ऐसे में 0.1915। एक तरीका तो ये टेबल जिंदाबाद, पीडीएफ में जो है वो टेबल खोल के देख लें। दूसरा तरीका कैलकुलेटर जिंदाबाद, टेबल खोलने की जरूरत ही नहीं। स्टेप 1, दबाएं STAT स्टैट, फिर दबाएं 1 वेरिएबल। सवाल कहेगा डाटा पुट करो, आप करेंगे नहीं, आप डायरेक्ट उस पर पानी फेर देंगे, एसी वाला बटन दबा देंगे। दबा दिया, फिर आप दबाएंगे शिफ्ट दबा के 1। आप चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो शायद कैलकुलेटर पे लिखा रहा होगा DIST डिस्ट, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 हसीन अल्फाबेट्स आ रहे होंगे जिनके ऊपर जिन्हें हमने रंग बिरंगा करके लिखा है Q, P और R।
पहला सवाल हम कर रहे हैं Q का। Q के आगे 0.5 लिख के देखें क्या आता है। अगर हम सच्चे हैं तो आंसर 19.15 आना चाहिए। जबरदस्त। एक इंपॉर्टेंट बात, हमने कैलकुलेटर पे 0.5 लिखा है, माइनस 0.5 नहीं लिखा। बहुत अच्छा किया, माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा जी वैल्यू कैलकुलेटर पे पुट करते हुए। इससे पहले कि हम Q और R और P कैलकुलेट करें, आए मैं आपको Q, R और P के आपस के रिश्ते बताऊं, जिससे आपका उससे भी जो है वो कुछ सेकंड बच जाएंगे। आपको कैलकुलेटर पे दोबारा Q लिखने की जरूरत, P लिखने की जरूरत भी नहीं है। Q प्लस 0.5 होता है P और 0.5 माइनस Q होता है R। तो अगला सवाल अगर हम R का करना चाहें, इससे पहले कि हम कैलकुलेटर पे R लिखें, अगर Q 0.1915 है तो बताएं R क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 0.5 माइनस ये क्या होता है? अब हमने कहा 0.3085। ठीक है, हमने कैलकुलेटर से तसल्ली की। आए अब कैलकुलेटर से दूसरे तरीके से तसल्ली करते हैं। शिफ्ट दबा के 1 दबाएं, डिस्ट्रीब्यूशन दबाएं, R के आगे 0.5 लिखें। अगर हम सच्चे हैं तो आंसर वही आना चाहिए जो कि आपने पहले निकाला है। जबरदस्त। R क्लियर हुआ। अब एक दफा P के साथ भी ये हरकत करके देखें, इसमें 0.5 ऐड करें, देखें क्या आता है, और फिर एक दफा डिस्ट्रीब्यूशन दबा के 1 दबा के P के आगे 0.5 लिख के देखें क्या आता है। अगर हम सच्चे हैं दोनों तरीके से आंसर सही में आएगा। किसी को कैलकुलेटर पे कोई परेशानी है तो मुझसे कैमरे के सामने भी रब्ता कर सकता है। ठीक है, आना चाहिए। क्या आप लोग खुश हैं? नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। जाते जाते चैप्टर 12 का एक मासूमाना सा टॉपिक जो कि मुश्किलों में काम आ जाता होता है। टॉपिक का नाम है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन होती क्या है? बाइनोमियल या पॉइसन का सवाल मजबूरी की हालत में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना। तो बंदा पूछे हमें ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी है कि हम बाइनोमियल का सवाल नॉर्मल से कर रहे हैं, जब इंतहाई गैर इंसानी किस्म की बाइनोमियल में फिगर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सवाल आपसे कहे कि जो है वो n है 100 और इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दें कि 100 में से जो है वो 65 से ज्यादा दफा जो है वो x आएगा, तो उसका क्या सीधा तरीकेकार होगा? 65 की प्रोबेबिलिटी प्लस 66 की प्रोबेबिलिटी प्लस 67 की प्रोबेबिलिटी प्लस 68 की प्रोबेबिलिटी, डॉट 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 को 1.5 घंटा लगा के आप 100 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सारों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। काश इसका कोई शॉर्टकट होता। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा भाई हाजिर है, लेकिन भाई की कुछ शर्तें हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा कि शर्त नंबर 1 मेरी यह है कि अपने x को सीधा करो। अपने x को क्यों सीधा करो? क्योंकि वो वाला जो x है वो डिस्क्रीट वाला है। अभी थोड़ी देर पहले याद करें, मैंने कहा था कि नॉर्मल डिस्क्रीट मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कल को नॉर्मल ने जो है फड्डा डाल देना है कि तुम्हारा x सीधा नहीं है, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। अब हम बहुत खुश है x की बात पे। तो x जो डिस्क्रीट वाला है और x जो कॉन्टिन्यूअस वाला है उसमें बड़ा फर्क है। आइए देखते हैं कितना कुछ फर्क है। मैंने लिखा, कोई अच्छा सा नंबर ही बता दें। अब हमने कहा 5, अब हमने कहा 5, ये 5 डिस्क्रीट है, ये 5 कॉन्टिन्यूअस है। क्या शक्ल से हमें दोनों 5 लग रहे हैं? कुछ अवाम को एस चले, दोनों अवाम शक्ल से, दोनों तरह के 5 शक्ल से एस जैसे लग रहे हैं, तकरीबन जुड़वा भाई टाइप है। लेकिन अवाम ने कहा फर्क है। ये वाला जो डिस्क्रीट वाला 5 है ये शरीफ आदमी है। इस 5 का मतलब है 5, सिर्फ 5, क्योंकि वो डिस्क्रीट है। नॉर्मल को ऐसे लोग नहीं पसंद, नॉर्मल को कॉन्टिन्यूअस लोग पसंद है। ये वाला 5 जो कि कॉन्टिन्यूअस है, ये भी हमें शक्ल से 5 लग रहा है, लेकिन ये 5 नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है।
कॉन्टिन्यूस की जबान में 5 का मतलब 5 नहीं होता। कॉन्टिन्यूस की जबान में 5 का मतलब होता है 4.5 से लेके 5.5 के दरमियान हर चीज। ये 5 4.9 भी है, 5.1 भी है, 4.86 भी है, 4.67777773 भी है और 5.11111 भी है। इस 5 के अंदर बहुत कुछ छुपा है। नॉर्मल को पसंद है इस तरह के 5। तो हमें इस शरीफ 5 को ये वाला 5 बनाना है, तो या तो हम इसमें से 0.5 ऐड करेंगे या लेस करेंगे। मैंने उंगली गलत रखी है, यहां ऐड कर रहे हैं, यहां लेस कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि हमने x को सीधा कर दिया, हमने x को एडजस्ट कर दिया। करेंगे कैसे, उसमें भी 4 सिचुएशन है, देख लेते हैं चारों। क्या 4 सिचुएशंस हो सकती हैं? या तो सवाल का है ऐसा करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की आउटकम बता दो, या ग्रेटर देन 5 की आउटकम बता दो, या स्मॉलर देन 5 या स्मॉलर देन 5। एक जगह इज इक्वल टू वाला साइन है, एक जगह इज इक्वल टू वाला साइन नहीं है। एक तरीका तो ये था हम इसका रट्टा लगा लें, और दूसरा तरीका ये कि समझ लें हो क्या रहा है। मुझे बताएं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की अगर मैं बात करूं तो इस सीरीज में क्या कुछ आएगा? 5 आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं, वैसे तो आप सही कह रहे हैं 5.5 भी आएगा। चले पहले सीरीजें सारी पूरी करते हैं, फिर देखते हैं चल क्या रहा है। ग्रेटर देन 5 का क्या मतलब है? 6 7 8। स्मॉलर देन इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? 5 4 3। और स्मॉलर देन 5 का क्या मतलब है? 4 3 2। अब हमें ये देखने की जरूरत है कि इस सीधे 5 को हमने जो कॉन्टिन्यूस 5 में कन्वर्ट करना है, तो इस पहले नंबर का क्या मतलब है? 5। इस 5 का मतलब है 5.5 से लेके 4.5 की दरमियान की हर चीज। 5.5 कहां होगा? यहां, इन दोनों के दरमियान। तो 4.5 कहां होगा? यहां। असल में ये सीरीज 4.5 से स्टार्ट हो रही है। आपका x होगा 4.5। ये जो मैंने एरोज बनाए से कोई और ही सिंबल बन गया, मगर मेरी इंटेंशन ये नहीं थी। नेक्स्ट, ग्रेटर देन 5 का मतलब है 6। 6 का मतलब है 6.5 से लेके 5.5 के दरमियान की हर चीज। 6.5 तो इसके दरमियान का ही होगा, तो असल में सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है? 5.5 से। x आपका हो जाएगा 5.5। स्मॉलर देन इक्वल टू 5। 5 का मतलब है 4.5 से 5.5 के दरमियान की हर चीज, लेकिन 4.5 तो इन दोनों के दरमियान का ही होगा। तो असल में सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है? 5.5 से। और 4 का मतलब है 3.5 से लेके 4.5 के दरमियान हर चीज। 3.5 तो इनके दरमियान का ही होगा, 4.5 कहां होगा? x असल में सीरीज स्टार्ट हो रही है 4.5 से। तो ये है आपके एडजस्टेड वाले x। अब आपने रट्टा लगाने के कौन सी सिचुएशन में +5 है, कौन सी सिचुएशन में -5 है, वो भी आपके हवाले है। या अगर आपने तरीकेकार समझ लिया तो ये भी जो है वो आपको काम आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 हमने सीख लिया। स्टेप 2 है, नॉर्मल कहता है कि मेरे भी मजीद कुछ नखरे हैं। अगर तुम बाइनोमियल के सवाल हो और तुमने मेरे साथ जो है वो अपने आप को सॉल्व करवाना है, तो 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी शुड बी बिटवीन 10 to 90%। मतलब ये ना हो बहुत ही अजूबा जो है वो परसेंटेजेस हो, 5% हो या 95% हो। P होना चाहिए बिटवीन 10 to 90 और मीन NP होना चाहिए। मीन क्या था? ग्रेटर देन 5 था। यस, मीन अगर ग्रेटर देन 5 हो और प्रोबेबिलिटी जो है वो ये हो, तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल भी नॉर्मल से कर सकते हैं। पॉइसन के भी कुछ नखरे हैं। पॉइसन कहता है कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 30। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाए बाइनोमियल में और ये कंडीशन पूरी हो जाए पॉइसन में, तो हम बाइनोमियल और पॉइसन का सवाल भी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं। जाते जाते एक सवाल बाइनोमियल और एक सवाल पॉइसन का कर लेते हैं, ताकि एक तीर से 2 शिकार हो। नॉर्मल की भी प्रैक्टिस हो जाए, बाइनोमियल पॉइसन की भी थोड़ी सी। सवाल मैं खुद ही क्रिएट करता हूं ऑन द स्पॉट। बाइनोमियल का सवाल n है 100 दफा हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है। चीज के होने की प्रोबेबिलिटी इज 30%।
दिल कह रहा है कि काश कोई अच्छा सा नंबर ही बता दे 0 से 100 तक। 5 ज्यादा छोटा हो जाता है। 75 ग्रेटर देन या स्मॉलर देन? ग्रेटर देन कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि x शुड बी ग्रेटर देन 75। क्या 75 उसमें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? मर्जी है, मतलब ये सवाल नहीं है, ये ओपिनियन है। अब हमने कहा 75 को भी इंक्लूड कर लें, ग्रेटर और इक्वल। अब शक्ल से तो बाइनोमियल का सवाल है, कैसे सॉल्व होगा? ग्रेटर और इक्वल का मतलब है 75 की प्रोबेबिलिटी निकाला है, फिर 76 की भी, 77 की भी, 78 की नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाजिर हुई। नॉर्मल ने कहा अच्छा कंडीशंस पूरी हो रही हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बिटवीन 10 to 90% है? क्या मीन ग्रेटर देन 5 है? ओहो मीन तो है ही नहीं, कोई मुझे मीन ही निकाल दे। एनपी 100 into 0.3 3 आएगा कि 30 आएगा? आर यू श्योर? एनपी 30 हाँ 30% है यार। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, लेकिन वो वाली शर्त कि x डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। ये वाला x तो डिस्क्रीट है। 75 ग्रेटर देन और इक्वल, बताएं 0.5 ऐड करेंगे कि लेस? 74.5 आपका हो जाएगा x। ले जी, अब आप यहां से ऑनवर्ड्स हमारी प्रैक्टिस हो रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। मैंने बनाया कर्व, कर्व के बीच में लिखा मीन। मीन क्या था? अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया 30। x क्या है? 74.5। 74.5 इधर होगा कि उधर? सीधे हाथ पे। सवाल मुझसे चाहता क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला पोर्शन के ये वाला पोर्शन। मुझे ये वाला वो वाला ना बताएं, मुझे बताएं p या q या r। बिल्कुल सही कहा आपने, r। x के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। x हमारा था 74.5 माइनस मीन 30 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। ओहो स्टैंडर्ड डिवीजन तो गिवन ही नहीं, कहां जाएं क्या करें? काश किसी ने बता, आवाम से मुझे आवाज आ गई। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला बाइनोमियल के केस में होता है स्क्वायर रूट npq, यानी कि स्क्वायर रूट 100 into 0.3 into 0.7। कैलकुलेटर से पूछें ये क्या होता है? 9.7, यानी कि आपका r जो है वो बहुत ही वाहियात किस्म का आएगा, 0.0000 समथिंग। करके देखें जरा। एक शॉर्टकट बताता हूं, 3 तक इंसानों वाली फिगर्स आती हैं, 3 से आगे अगर आपका z वैल्यू चलेगी तो बहुत ही अजीबोगरीब फिगर्स आएंगी। राइट साइड से आवाज आई 10 रेज़ टू पावर -22, यानी कि 0 के बाद 21 दफा 0 और फिर अगला नंबर। तो इतनी वाहियात किस्म की फिगर है, जब सवाल ऑन द स्पॉट बनाओ तो ऐसा ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीधा हो रहा है ना भाई, यही हमारी नहीं आता है। कैलकुलेटर ने कहा नहीं यार 0.000000 21 दफा 0 करके आगे कोई फिगर हो तो वो भी 0 ही होती है, तो ये भी तकरीबन सही आंसर है। हम तो तरीके की बात कर रहे थे, हमें फिगर से क्या गर्ज है? कौन सा कोई एमसीक्यू है? यस, आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू पॉइसन का सवाल, लेकिन दिल चाह रहा है कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करें। सवाल आया, कोई अच्छा सा नंबर ही बता दें। अब हमने कहा 500। चलो उसमें मजीद कॉम्प्लिकेशन डालते हैं। एक हफ्ते में कोई इवेंट 500 दफा हुआ करता है, x मुझे चाहिए इस बात का कि वो 2 दिन में 100 दफा हुआ करेगा। 2 हफ्तों में, अच्छा 2, चलो ठीक है इजी करते हैं, 2 वीक्स में 100 दफा हुआ करेगा। लैम्डा को डबल करेंगे क्या हाफ करेंगे? डबल करेंगे, तो लैम्डा आपका हो जाएगा 1000। x को मैं मजीद कॉम्प्लिकेट करता हूं, मुझे x ग्रेटर देन 100 की प्रोबेबिलिटी बता दें। ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, मुझे बताएं x एडजस्ट होके कितना हो जाएगा? 99.5। अब ये
वैसे तो लैम्डा का सवाल है, लेकिन ग्रेटर देन 100 का क्या मतलब है? 0 की प्रोबेबिलिटी, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 99 की, शायद इम्पॉसिबल है हमारे लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा मेरी शर्त पूरी हो रही है, क्या लैम्डा ग्रेटर देन 30 है? जबरदस्त। कर्व बनाया, कर्व के बीच में लिखा लैम्डा यानी कि मीन 1000, 99.5 का होगा। सवाल कह रहा है ग्रेटर देन 99.5 बताएं, P चाहिए, Q चाहिए या R चाहिए? बिल्कुल सही कहा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, 99.5 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। ओहो स्टैंडर्ड डिवीजन तो है नहीं, कहां जाए क्या करें? अंडर रूट लैम्डा होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पॉइसन। कैलकुलेटर से पूछे ये क्या होता है, आंसर माइनस में आएगा, -38.4। पिछले में आंसर 9 आया था तो कैलकुलेटर क्या था 10⁻⁻22, उसका आंसर तो बहुत ही अजीबोगरीब आएगा। चलो हम कौन सा परेशान होंगे। माइनस को लेकिन कैलकुलेटर लिखते हुए इग्नोर कर दीजिएगा, लिख के देखें क्या आता है P। 1। कैलकुलेटर ने कहा 0.999999999 VR1 ही होता है। इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं मैंने जाना, सब कैलकुलेटर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो ये तो था हमारी आज की रिवीजन क्लास। हमने कितना टाइम हो गया, बीच में कुछ ब्रेक्स भी आए थे, हमने बहुत सारे घंटे लगा के, तो यूट्यूब वालों को, रिकॉर्डेड वालों को पता होगा कि टोटल कितने घंटे की वीडियो है, लेकिन हमने एक दफा कॉम्प्रिहेंसिवली इकट्ठे होके कुछ ब्रेक्स लेके जो है वो चैप्टर 11 और 12 करने की कोशिश की है। कोशिश की है कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, बहुत सारी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, बहुत सारे सवाल कीजिएगा अगली क्लास में। इस चैप्टर 11-12 के सवाल अगर कुछ नहीं होते तो क्लास के स्टार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।